हे गाइस, माय नेम इज अनुज कुमार शर्मा एंड वेलकम टू अपनी कक्षा। और आज हम बात करने वाले हैं मेथड्स के बारे में। तो यार लास्ट वीडियो में हमने बात की थी क्लासेज एंड ऑब्जेक्ट्स क्या होते हैं, ऊप्स के अंदर मूव कर चुके हैं हम। तो अब बात करने वाले कि मेथड्स क्या होते हैं। मेथड्स यार सी और पाइथन इन सब लैंग्वेजेस के अंदर इसको फंक्शंस भी कहते हैं। तो इस वीडियो के अंदर मैं मेथड्स या फंक्शंस बीच में बोलता रहूँगा, तो दोनों सेम ही बातें होती हैं। बेसिकली मेथड्स ऊप्स के अंदर मेथड्स बोल लेते हैं, सेम चीज़ होती है। तो आज हम डिस्कस करेंगे कि मेथड्स होते क्या हैं, इंट्रोडक्शन करेंगे उनका। उसके बाद मेथड्स क्रिएट कैसे करते हैं, उन्हें कॉल कैसे करते हैं, उसके अंदर पैरामीटर्स कैसे पास करते हैं, रिटर्न टाइप क्या होता है, मेथड ओवरलोडिंग एक कंसेप्ट होता है वो क्या होता है, और एक इंटरव्यू का एक बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट होता है, एक क्वेश्चन होता है जो काफ़ी बार पूछ लेते हैं, उसको डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं मेथड्स के साथ। तो मेथड्स क्या होते हैं? तो कई बार आपका कोड में कुछ पीस ऑफ कोड होता है जो बार बार रिपीट हो रहा होता है। ठीक है, सपोज आपका एक प्रोग्राम है जिसके अंदर आप बार बार चेक करो कि दो नंबर्स में से ग्रेटर नंबर कौन सा है। ठीक है, ए और बी दो नंबर हैं, उनमें से आप चाहते हो कि जो बड़ा नंबर है वो आपको मिले। तो आप बार बार क्या करते रहोगे, बार बार वो इफ कंडीशन लाओगे, इफ ए इज ग्रेटर देन बी, फिर ये कि बड़ा ए है वरना बी बड़ा है। तो ये वाला जो पीस ऑफ कोड है, या बार बार कोड में आप रिपीट कर रहे होगे। आपको अगर 10 जगहों पे चेक करना है कि दो नंबर्स में से बड़ा कौन सा नंबर है, तो आप 10 जगहों पे वो इफ वाली स्टेटमेंट लिखोगे। ऐसी और भी काफ़ी सारे एग्जाम्पल होता है जिसके अंदर आपका जो एक पीस ऑफ कोड होता है वो पूरे कोड बेस में रिपीट हो रहा होता है काफ़ी बार, लेकिन आप चाहते हो कि वो एक जगह लिख जाए जिससे कि मुझे बार बार वो कोड में ना लिखना पड़े। तो वहाँ पे आपके ये मेथड्स काम में आते हैं। तो मेथड्स क्या करते हैं यार, आपका एक पीस ऑफ कोड को एग्जीक्यूट करते हैं जब उनको वो कॉल किया जाता है। तो इससे फ़ायदा क्या होता है? सबसे पहला फ़ायदा ये होता है कि आपको बार बार वो कोड मेंटेन करके नहीं रखना पड़ता। ठीक है, तो अगर कुछ भी इश्यू आता है आपके कोड के अंदर, तो आपको पता है कि हाँ इस फंक्शन के अंदर इश्यू आया है, तो इस फंक्शन को यहाँ पे जाके मैं ठीक कर सकता हूँ। दूसरा क्या होता है यार कि हर जगह आपको चेंजेस नहीं करने पड़ते। जब भी आपके अंदर कुछ भी एरर आता है तो आपको पता है कि बस मुझे यहाँ चेंज करना है, बाकी सब जगह मैंने इसको बस कॉल किया है, तो बाकी सब जगह मुझे चेंजेस नहीं करने पड़ेंगे। अब सपोज आपने 10 जगहों पर लिख लिया वही कोड, इफ़ ए इज़ ग्रेटर देन बी, और आपने उसमें कुछ गड़बड़ कर दी, तो आपको उन 10 जगहों पर जाके चेंज करना पड़ेगा। लेकिन अगर आपने एक मेथड बनाया हुआ है उस चीज़ का, तो उस सिर्फ एक मेथड में चेंज करना है, वो अपने आप ही सब जगह रिफ्लेक्ट हो जाएगा। तो एक कंसेप्ट होता है यार, ड्राई का कंसेप्ट होता है, DRY, कि डोंट रिपीट योरसेल्फ। तो हमारा जो कोड होना चाहिए वो ड्राई कोड होना चाहिए। ठीक है, ऊप्स इसीलिए बनाया गया कि आपका कोड जो होगा वो ड्राई हो, इसलिए उसमें मेथड्स डाले गए हैं कि आप जो एक रिपीटेटिव कोड है जो बार बार यूज़ हो रहा है उसको कम कर सको, उसको एक मेथड में डाल सको। ठीक है, तो यहाँ से समझ में आएगा मेथड क्या होते हैं। ऑब्जेक्ट्स और क्लासेस के बारे में बात की थी यार लास्ट वीडियो में, जिसमें मैंने बताया था कि हर क्लास का कुछ स्टेट होता है और कुछ बिहेवियर होता है। कैट का एग्जांपल लिया था कि कैट का क्या बिहेवियर होता है, वॉक, ईट, ये सब। तो जो बिहेवियर वाला पार्ट होता है ये आपके मेथड्स होते हैं। जो भी एक्शनेबल पार्ट होता है कि ये एक्शन लिए जा सकते हैं, वो सारे के सारे आपके मेथड्स होते हैं। ठीक है, तो आई होप समझ में आएगा कि मेथड्स आपके क्यों यूज़ करते हैं और क्या होते हैं। आगे मूव करते हैं यार, क्रिएटिंग मेथड्स। तो क्लास के अंदर आप मेथड्स कैसे क्रिएट करते हो उसको जान लेते हैं। तो मेथड्स क्रिएट करने का कोई एक सिंटैक्स होता है, उस सिंटैक्स को आपको फॉलो करना होता है। तो सबसे पहले आपका ये आता है पब्लिक। तो ये पब्लिक क्या है? ये एक्सेस मॉडिफायर है। इसके बारे में बाद में बात करके करेंगे कि पब्लिक, प्राइवेट, प्रोटेक्टेड होता है कुछ, कि ये क्या होते हैं और इनको यूज़ क्यों किया जाता है। तो इसको अभी मत देखो यार, ऑप्शनल होता है ये पब्लिक, लगाओ या ना लगाओ आपकी मर्जी है। उसके बाद ये स्टैटिक लगाया हुआ है मैंने, बट ये स्टैटिक भी ऑप्शनल होता है। स्टैटिक कीवर्ड के बारे में हम पूरा प्रॉपर पढ़ेंगे कि स्टैटिक कीवर्ड कैसे काम करता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट कीवर्ड है। उसके बाद ये होता है इंट। तो यहाँ पे इंट की जगह आप कुछ भी लिख सकते हो। आपका ये बेसिकली रिटर्न टाइप होता है। आपका जो मेथड होता है वो कुछ रिटर्न करता है, हमेशा नहीं करता। जब आपका रिटर्न टाइप वॉइड होता है, एक वॉइड कीवर्ड होता है, जब आपका रिटर्न टाइप वॉइड होता है तब आपका मेथड कुछ रिटर्न नहीं करता। लेकिन उसके अलावा कुछ और भी रिटर्न टाइप होता है आपका, कोई भी डेटा टाइप आपका रिटर्न टाइप हो सकता है, तो वो फंक्शन वो चीज़ रिटर्न करेगा ही करेगा। अगर वो फंक्शन वो चीज़ रिटर्न नहीं कर रहा तो कंपाइलेशन एरर आ जाएगा। जैसे कि आपको मैंने बताया था कि दो नंबर का मैक्स चेक करना है कि ए और बी में से बड़ा कौन सा है, तो इस केस में आपका जो बड़ा वाला नंबर होगा वो रिटर्न हो रहा होगा। तो इस फंक्शन का रिटर्न टाइप आपका वो इंट हो गया। ठीक है, उसके बाद इस मेथड का नाम, जो आपने जो फंक्शन बनाया है उसका एक नाम होगा कुछ। अब वो जो नाम होता है यार, अभी हम जल्दी जल्दी में क्या करते हैं कि कुछ भी नाम देते हैं, ए बी सी, छोटा छोटा फू बार करके नाम दे दिया। लेकिन जो उसका नाम होना चाहिए मेथड का, वो समझ में आना चाहिए दूसरे पढ़ने वाले को भी। कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग के अंदर तो हम कुछ भी दे देते हैं उनका नाम, लेकिन जब आप अच्छा कोड लिखते हो, आप कोई ऐप बना रहे हो या कुछ वेबसाइट या फिर कुछ भी कर रहे हो, तो उसके अंदर जो आपके मेथड्स के नाम होने चाहिए यार, वो स्पेसिफाई करना चाहिए कि हाँ ये मेथड क्या करने वाला है। ठीक है, तो इसका एक मेथड का नाम होता है, इसको कैमल केस लेटर से लिखते हैं। और
फर्स्ट कैरेक्टर जो होता है वो स्मॉल होना चाहिए। उसके बाद पैरेंथेसिस के अंदर हम इसके अंदर पैरामीटर्स पास करते हैं। इन सब चीज़ों के बारे में अभी डिटेल में बताऊंगा कि मैं कि कैसे कैसे क्या क्या हो रहा है। तो बीच में ये पैरामीटर्स पास कर रहे हैं हम। उसके बाद इसकी बॉडी करली ब्रेसेस के अंदर इस मेथड की बॉडी, ठीक है। तो एक बार कोड में देख लेते हैं यार कि मैं क्या करना चाह रहा हूँ। तो सोर्स में आया, इसके अंदर एक नया पैकेज बना लेते हैं। मेथड्स, ठीक है। तो एक क्लास बनाते हैं, इंट्रोडक्शन। तो आपकी एक क्लास बन चुकी है इंट्रोडक्शन। तो ये जो मेन आपको दिख रहा है यहाँ पे मेन, तो ये भी कुछ ऐसा ही है, देख रहे हो, पब्लिक स्टैटिक फिर इंट फिर मेथड नेम, ऐसा कुछ यहाँ पे देख रहे हो, पब्लिक स्टैटिक, उसके बाद यहाँ पे इंट की जगह वॉइड लिखा है, फिर उस मेथड का नाम, उसके अंदर फिर कुछ पैरामीटर्स पास कर रखे हैं, फिर करली ब्रेस के अंदर उसकी बॉडी। तो मेन भी आपका फंक्शन ही होता है, मेन भी आपका मेथड ही होता है। तो आपने ये यूज़ किया था अभी तक, लेकिन आपको पता नहीं था कि ये मेथड होता है, क्या होता है, बट अब आपको समझ में आएगा कि मेन आपका मेथड होता है। तो बेसिकली आपके जावा प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन कैसे स्टार्ट होता है। तो आपका सबसे पहले जब आप लिखते हो जावा, उसके बाद कंपाइल्ड क्लास का नाम लिखते हो आप, तो उस टाइम पे क्या होता है कि उस फाइल के अंदर ढूंढा जाता है कि जो मेन क्लास है, जो पब्लिक क्लास है, उसके अंदर मेन फंक्शन कौन सा है। वहाँ से आपका जो थ्रेड आपको पता नहीं होगा, थ्रेड आपका पढ़ाएंगे बाद में, कि वहाँ से उसके जो मेन फंक्शन होता है वहाँ से थ्रेड का एग्जीक्यूशन स्टार्ट होता है, ठीक है। तो प्रोग्राम क्या करता है, पब्लिक क्लास को ढूंढता है। आपको पता ही था कि एक फाइल के अंदर एक ही पब्लिक क्लास हो सकती है, तो उस पब्लिक क्लास को ढूंढा जाता है और उस पब्लिक क्लास के अंदर जो मेन फंक्शन होता है वहाँ से आपका प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन स्टार्ट होता है। तो यहाँ पर ये पब्लिक क्लास है, आप जितनी मर्जी क्लासेस बना सकते हो, बट पब्लिक क्लास एक ही होगी। उस पब्लिक क्लास के अंदर जो मेन मेथड होगा वहाँ से आपका एग्जीक्यूशन स्टार्ट होगा, ठीक है। और वो मेन मेथड कैसा होना चाहिए, उस मेन मेथड का जो सिग्नेचर होना चाहिए, मतलब कि उस मेन मेथड, वो मेन मेथड क्या पैरामीटर्स एक्सेप्ट कर रहा है और क्या रिटर्न कर रहा है, वो बिल्कुल एग्जैक्ट यही होना चाहिए, ठीक है। उसका रिटर्न टाइप वॉइड होना चाहिए और उसके जो इनपुट में आ रहा है उसके इनपुट में स्ट्रिंग का एरे आना चाहिए, ठीक है। तो इस मेन फंक्शन को ढूंढा जाता है और इससे आपका प्रोग्राम स्टार्ट होता है। तो ये था आपका मेन फंक्शन। अब आप एक अपना खुद का एक फंक्शन बना के देख लेते हैं कि अपना खुद का फंक्शन कैसा होता है, अपना खुद का एक मेथड कैसा होता है। तो अभी बात की थी आपसे कि दो नंबर्स को चेक करना है कि कौन सा नंबर बड़ा है, वो रिटर्न करना है। तो आपको अगर 3-4 बार यही कोड करना है कि आपके दो नंबर में से बड़ा कौन सा नंबर है, ये आपको चेक करना है बार बार। तो आप क्या करोगे, उस पीस ऑफ कोड को एक मेथड में डाल दोगे। तो सबसे पहले बताया था इंट, ठीक है, रिटर्न टाइप, क्योंकि ये जो फंक्शन है ये एक इंटीजर रिटर्न करने वाला है कि बड़ा नंबर कौन सा है ये रिटर्न करने वाला है, इंट, ठीक है, रिटर्न टाइप। उसके बाद इस फंक्शन का कुछ एक अच्छा सा नाम जिससे पता चले कि ये फंक्शन करने क्या वाला है, ये मेथड करेगा क्या। तो इंट मैक्स ऑफ, ठीक है। तो इंट ए इंट बी। अच्छा, तो यहाँ पे ये एरर आ रहा है कि ये कह रहा है कि द मेथड मस्ट रिटर्न टाइप इंट। तो ये मेथड अभी कुछ रिटर्न नहीं कर रहा, तो यहाँ पे कंपाइल टाइम एरर आ रहा है, आपको ये आईडी कंपाइल टाइम एरर दे रही है। तो फिलहाल के लिए इसको बोल देते हैं यार, तो खुश रह ले, रिटर्न 0 फिलहाल के लिए, इसको हम चेंज करेंगे अभी, ठीक है। तो अभी मैंने क्या किया, तो सबसे पहले तो आपका आता है रिटर्न टाइप। रिटर्न टाइप लगाना आपका जरूरी होता है, रिटर्न टाइप आपको कंपलसरी लगाना ही लगाना है। अगर आप चाहते हो कि आपका फंक्शन कुछ रिटर्न नहीं कर रहा, सिर्फ कुछ प्रिंट कर रहा है या कुछ एग्जीक्यूशन कर रहा है, कुछ रिटर्न नहीं कर रहा, तो उस केस में आप इंट नहीं लिखोगे, यहाँ पे लिखोगे वॉइड, ठीक है। वॉइड एक रिटर्न टाइप होता है जो कुछ रिटर्न नहीं करता। तो मैंने यहाँ पे वॉइड लिखा, तो यहाँ पे फिर से कंपाइल टाइम एरर आ गया, ये कह रहा है वॉइड मेथड कैन नॉट रिटर्न अ वैल्यू। तो आप चाहो तो सिंपली यहाँ पे लिख दोगे रिटर्न और उसके बाद सेमीकोलन, कि बस यहाँ पे आपका प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन खत्म हो जाएगा, या फिर आप रिटर्न मत लिखो, एक ही बात है। तो रिटर्न लिखना या ना लिखना एक ही बात है। बेसिकली रिटर्न लिख दिया तो उसके नीचे की जितनी भी लाइन्स होंगी वो सारी एग्जीक्यूट नहीं होंगी। रिटर्न तब लिखा जाता है जब आपका प्रोग्राम खत्म हो गया, मतलब अब आपका प्रोग्राम कुछ बचा ही नहीं उसके अंदर कुछ एग्जीक्यूट होने के लिए। तो अगर सारी लाइन्स ही खत्म हो गई तो वहाँ पर रिटर्न लिखने का कुछ मतलब नहीं बनता। तो वॉइड फंक्शन कुछ रिटर्न नहीं करता, सिंपल है। इसको इंट करते हैं, तो इंट अब कुछ ये रिटर्न करेगा। तो अब लॉजिक क्या है कि ए और बी में से आपको पता लगाना है कि कौन सा बड़ा नंबर है। तो उसके बाद लॉजिक क्या होता है कि इफ़ ए इज ग्रेटर देन बी, रिटर्न ए, एल्स रिटर्न बी। तो अगर
ए इज़ ग्रेटर देन बी, अगर ए बड़ा है बी से तो ए रिटर्न करो, अगर ऐसा नहीं है तो बी रिटर्न कर दो। ठीक है, यह आपका छोटा सा फंक्शन है। लेकिन अगर सपोज आपका ये जो मेन फंक्शन है इसके अंदर आपको 3-4 बार लिखना होता कि ए बी में से बड़ा कौन सा है, सी डी में से बड़ा कौन सा है, तो आपको बार बार ये जो लाइन्स हैं, ये 4 लाइन्स, ये बार बार आपको लिखनी पड़ती हैं। कुछ बच्चे बोलेंगे भैया ये 4 लाइन्स को मैं एक लाइन में कर दूँगा, तो फिर मतलब ऐसे रिटर्न ए इज़ ग्रेटर देन बी, अगर ए इज़ ग्रेटर देन बी तो ए वरना बी। ठीक है, एक लाइन में भी होगा, लेकिन ये आपका वो नहीं था, मतलब मोटिव नहीं था। कई बार आपकी 50-50 लाइन के कोड होते हैं जो रिपीट हो रहे होते हैं, उस केस में वहाँ पे काम में ज़्यादा आते हैं ये। ठीक है, और साथ में कोड आपका नीट हो जाता है काफ़ी ज़्यादा अगर आप मेथड यूज़ कर रहे होते हो तो ये आपका 4 लाइन से मैंने एक लाइन में कन्वर्ट कर दिया। ऐसा करते हैं, इसको 4 लाइन में रहने देते हैं यार। ठीक है, तो अब ये तो हो गया कि मेथड्स कैसे बनाते हैं। तो मेथड्स बनाने के लिए कुछ नहीं, आपको रिटर्न टाइप बताना है, उस मेथड का नाम बताना है, पैरेंथेसिस के अंदर बताना है कि ये आर्ग्यूमेंट क्या क्या लेने वाला है। जो आर्ग्यूमेंट्स होंगे उनको आप कॉमा से सेपरेट कर सकते हो। अगर आपको कुछ आर्ग्यूमेंट पास नहीं करने तो यहाँ पे आप कुछ आर्ग्यूमेंट पास मत करो, ये कुछ भी आर्ग्यूमेंट एक्सपेक्ट नहीं करेगा। तो ये तो था यार आपका कि मेथड कैसे बनाते हैं। अब इस मेथड को कॉल कैसे करना है वो देख लेते हैं। तो सपोज आपके पास 2 नंबर थे, लेट्स से फर्स्ट नंबर था आपका 34 और एक सेकंड नंबर था 23, और आप चाहते हो कि इन दोनों में से बड़ा कौन सा है वो आप पता लगाना चाहते हो। तो आप क्या करोगे कि इंट रिजल्ट इक्वल्स टू मैक्स ऑफ, इसमें पास कर दोगे नंबर्स अपने। तो फर्स्ट नंबर और सेकंड नंबर, तो जो भी इसका रिजल्ट होगा वो आपका इंट में स्टोर हो जाएगा। ठीक है, तो एक चीज़ और थोड़ा सा अभी फिलहाल के लिए रट लेते हैं कि जो स्टैटिक फंक्शन होता है उसके अंदर सिर्फ स्टैटिक फंक्शन ही कॉल हो सकता है। तो आपको स्टैटिक बनाना पड़ेगा इसको। क्यों बना रहे हैं वो हम बाद में देखेंगे कि क्यों ऐसा होता है, बट फिलहाल के लिए यहाँ पे कंपाइल टाइम एरर आता है कि स्टैटिक मेन फंक्शन के अंदर आप नॉन स्टैटिक फंक्शन कॉल नहीं कर सकते। तो यहाँ पे इसको मैंने स्टैटिक कर दिया फिलहाल के लिए। इसके बारे में हम बाद में देखेंगे कि स्टैटिक कीवर्ड क्यों यूज़ हो रहा है यहाँ पे। फिलहाल के लिए आप ऐसे लिख सकते हो स्टैटिक कीवर्ड यहाँ पे। उसके बाद जो इसका जो रिजल्ट था, मैक्स ऑफ ने आपको एक इंट रिटर्न किया होगा। मैंने बताया था कि एक रिटर्न टाइप होता है तो वो रिटर्न होता है। तो इस मैक्स ऑफ ने एक इंट रिटर्न किया होगा और वो जो इंट वैल्यू है वो इस रिजल्ट के अंदर हमने स्टोर करा दी। ठीक है, हम चाहें तो इस रिजल्ट को प्रिंट करके देख सकते हैं। तो ये रिजल्ट यहाँ पे आपका प्रिंट हो रहा है। इस प्रोग्राम को अगर हम रन करेंगे तो यहाँ पे 34 प्रिंट हो गया, देख रहे हो। तो अब इससे फ़ायदा क्या हुआ यार, ये मैक्स ऑफ लिखा मैंने यहाँ पे, मेरे को वो 4 लाइन्स नहीं लिखनी पड़ी कि मैक्स ऑफ मतलब इफ़ ए इज़ ग्रेटर देन बी, इफ़ फर्स्ट नंबर इज़ ग्रेटर देन सेकंड नंबर, ये नहीं लिखना पड़ा। मैंने सिंपली फर्स्ट नंबर पास किया इस मेथड के अंदर, सेकंड नंबर पास किया इस मेथड के अंदर। तो जब ये मैंने कॉल किया, ये होता है आपका मेथड कॉलिंग। तो मेथड कॉलिंग का क्या तरीका होता है कि आप पहले फंक्शन का नाम लिखते हो या मेथड का नाम लिखते हो, उसके बाद जो आर्ग्यूमेंट्स होते हैं वो इसके अंदर पास कर देते हो पैरेंथेसिस के अंदर। अगर कुछ आर्ग्यूमेंट नहीं है तो कुछ भी पास नहीं करोगे, खाली पैरेंथेसिस लिख दोगे। तो यहाँ पे 2 एक्सपेक्ट कर रहा था ये आपसे कि एक ये ए एक्सपेक्ट कर रहा था इंट टाइप और बी का इंट टाइप एक्सपेक्ट कर रहा था। तो आप सिर्फ यहाँ पे इंटीजर ही पास कर सकते हो, कुछ और नहीं पास कर सकते। तो आपने यहाँ पे इंटीजर ए पास किया, इंटीजर बी पास किया। तो यहाँ पे आपने फर्स्ट नंबर पास किया वो तो चला जाएगा ए के अंदर, सेकंड नंबर जो पास किया वो चला जाएगा बी के अंदर। अब आप इसके अंदर ये ए और बी एक्सेस कर सकते हो। ठीक है, तो ये जो ए यहाँ पर आया वो यहाँ पे आपने एक्सेस कर लिया, ये बी जो यहाँ पे आया वो यहाँ पे आपने बी एक्सेस कर लिया, और जो रिज़ल्ट है वो आपने यहाँ पर रिटर्न कर दिया तो वो रिज़ल्ट में चला गया और फिर फाइनली आपने प्रिंट कर लिया। तो इससे फ़ायदा क्या, अगर मेरे को 4-5 बार लिखना है कि मैक्स ऑफ जैसे 100 एंड 200, तो आपको बस ये लिखना है मैक्स ऑफ 100 एंड 200, बस आपका फंक्शन मतलब 100 और 200 में जो बड़ा होगा वो बता देगा जल्दी से। मैक्स ऑफ 24, हाँ समझ में आ रहा है। आपको बार बार वो 4 लाइन्स लिखनी पड़ रही है, बस आप यहाँ पे मैक्स ऑफ लिख रहे हो और वो 4 लाइन्स अपने आप ही यहाँ पे एग्जीक्यूट हो जा रही है। तो इससे फ़ायदा क्या हुआ, अगर कुछ भी एरर होगा तो वो बार बार आपको हर जगह जाके ठीक नहीं करना पड़ेगा, सिर्फ एक जगह ठीक करना है। ठीक है, डोंट रिपीट योरसेल्फ, वो वाला सिस्टम इसमें चल रहा है। तो ये तो था यार आपका मेथड्स की क्रिएट कैसे होते हैं और कॉल कैसे होते हैं। इसके अंदर पैरामीटर्स कैसे पास होते हैं वो हमने देख लिया कि इसमें पैरामीटर्स कैसे पास हो रहे हैं। तो आप इसके अंदर फर्स्ट नंबर, सेकंड नंबर, कुछ और भी एग्जांपल्स लेते हैं कि उसके अंदर और कैसे काम करता है ये। तो सपोज़ एक क्लास के अंदर आप जितने मर्जी फंक्शंस बना सकते हो। तो मैं एक और बनाता हूँ, तो स्टैटिक वॉइड से
हाय, ठीक है। तो ये एक मेथड है से हाय। ये कुछ एक्सपेक्ट नहीं कर रहा, कुछ पैरामीटर नहीं ले रहा ये, और इसका रिटर्न टाइप भी वॉइड है, ठीक है। तो ये कुछ रिटर्न नहीं करेगा यहाँ से, इसका काम होगा कुछ लाइंस एग्जीक्यूट कर देना और कुछ रिटर्न ना करना। तो इसकी जरूरत क्यों पड़ेगी? सपोज आपको कुछ ग्रीटिंग्स लिखनी है जो आपको हर बार लिखनी है प्रोग्राम के अंदर, लेकिन आप नहीं चाहते कि बार बार वो system.out.println लिखना पड़े आपको। तो आप क्या करोगे, वो एक फंक्शन बनाओगे और उस फंक्शन को बार बार कॉल करा दोगे हर जगह। तो सपोज से हाय, तो ये क्या करेगा, हाय, ठीक है, हाय बोल देगा। उसके बाद लेट्स से एक और लाइन भी बोल रहा है कि गुड मॉर्निंग, ठीक है, गुड मॉर्निंग। तो ये एक फंक्शन था जो कुछ रिटर्न नहीं कर रहा और कुछ पैरामीटर्स भी नहीं ले रहा। तो अगर हमें इसे एग्जीक्यूट करना है तो हम सिंपली लिखेंगे यहाँ पे से हाय। तो ये आपने एक वो जो मेथड जो नीचे लिखा है वो आपने यहाँ पे कॉल करा लिया। आप इसको जितनी मर्जी बार कॉल कर सकते हो अब, तो आपका बार बार कॉल होता रहेगा ये, ठीक है, और बार बार ये अपना ये मैसेज प्रिंट कर देगा। इसको रन करते हैं। तो यहाँ देख रहे हो गुड मॉर्निंग, हाय, हाय गुड मॉर्निंग। तो ये इसने 2 बार ये यहाँ पे प्रिंट कर दिया। आप इसको जितनी मर्जी आप चाहो तो इसको कॉल कर सकते हो और आपको बार बार वो लिखने की ज़रूरत नहीं है, सिस आउट वाली लाइन, वो बार बार एग्जीक्यूट होते रहेंगे, ठीक है। तो इस बार अब ये 3 बार प्रिंट हो गया। तो समझ में आ गया कि मेथड्स क्यों यूज़ हो रहे हैं। बेसिकली आपका जब भी कोड आपका बार बार रिपीट हो रहा है उसको आप मेथड्स में डाल दे रहे हो। तो ये था आपका मेथड्स पासिंग द पैरामीटर्स। कभी कभी हम पैरामीटर्स पास नहीं करते हैं तो उस केस में खाली पैरेंथेसिस होता है और रिटर्न टाइप होता है। तो रिटर्न टाइप का आपको मैंने बता दिया कि रिटर्न टाइप आपका इंट हो सकता है, कुछ भी, मतलब कोई भी डेटा टाइप आपका रिटर्न टाइप हो सकता है। एक वॉइड होता है रिटर्न टाइप जिसके अंदर कुछ भी रिटर्न नहीं हो रहा होता, ठीक है। वॉइड काफ़ी इंपॉर्टेंट है। कई बार आपका जो फंक्शन होता है वो कुछ रिटर्न नहीं कर होता, जैसे से हाई के अंदर कुछ रिटर्न नहीं होता, तो वहाँ पे आपका जो रिटर्न टाइप है वो होगा वॉइड। अब बात कर लेते हैं मेथड ओवरलोडिंग के बारे में। तो मेथड ओवरलोडिंग क्या होता है? तो यहाँ पे लिखा है व्हेन अ क्लास हैज 2 और मोर मेथड्स बाय द सेम नेम बट डिफरेंट पैरामीटर्स इट इज़ नोन एज मेथड ओवरलोडिंग। तो एक क्लास के अंदर यार एक फंक्शन जो नाम है आपका, जो जैसे मैंने यहाँ पे फंक्शन बनाया है मैक्स ऑफ, तो इस नाम का सिर्फ एक ही फंक्शन आप बना सकते हो एक क्लास के अंदर। अगर आप 2-3 बनाओगे तो आप उसको समझ नहीं आएगा कि कौन सा वाला कॉल करूँ मैं, ठीक है। कि अगर आपने 3-4 मैक्स ऑफ बना दिए तो उसको समझ नहीं आएगा कि कौन सा वाला मैक्स ऑफ कॉल करूँ। लेकिन कब तक? जब तक उसके अंदर जो पैरामीटर्स आप पास कर रहे हो बेसिकली वो अलग अलग नहीं है, ठीक है। सपोज आपने इंट ए बी वाला एक बना दिया यहाँ पे और दूसरा भी फिर से आपने बना दिया सेम नाम से, मैक्स ऑफ नाम से, जो इंट सी और इंट डी ले रहा है, ठीक है। तो अब ये बोलेगा भाई कि दोनों जगहों पे एरर आ रहा है। देख रहे हो क्या कह रहा है ये? डुप्लीकेट मेथड मैक्स इंट इंट। तो ये कह रहा है कि एक क्लास के अंदर आपने डुप्लीकेट मेथड बना दिया है, ठीक है। तो यार एक मेथड का एक सिग्नेचर होता है। सिग्नेचर का मतलब क्या होता है कि वो मेथड के अंदर जो पैरामीटर्स हैं वो कितने हैं और किस किस टाइप के हैं। तो बेसिकली एक क्लास के अंदर 2 मेथड्स सेम नाम के विद सेम सिग्नेचर्स नहीं हो सकते। तो यहाँ पे आप देख रहे हो 2 मेथड्स हैं मैक्स ऑफ सेम नाम के हैं और उनका सिग्नेचर भी सेम है। कैसे? कि दोनों का जो रिटर्न टाइप है, सॉरी, जो दोनों के जो पैरामीटर्स हैं वो सेम है, देख रहे हो, और सेम नंबर्स हैं और सेम टाइप के हैं, इंट टाइप के हैं। लेकिन सपोज मैं दोनों के रिटर्न टाइप को दोनों के पैरामीटर्स को अलग कर देता हूँ, यहाँ पे इंट सी इंट डी ना करके इंट सी और फ्लोट डी कर देता हूँ। तो जैसे ही मैंने यहाँ पे इनके सिग्नेचर्स अलग अलग किए, यहाँ पे 2 इंट है यहाँ पे, लेकिन एक इंट है एक फ्लोट है, या मतलब कुछ भी कर सकते हो आप यहाँ पे। सपोज आपने एक पैरामीटर उड़ा दिया यहाँ से, तो ये सब आपका अलाउड है। ये जो यहाँ पे एरर आ रहा है वो एरर कह रहा है कि रिटर्न स्टेटमेंट का है इसके अंदर, आपने लिखा तो इंट है लेकिन रिटर्न कुछ नहीं कर रहे हैं। तो लेट्स से इसको मैं अवॉइड कर देता हूँ। तो वो जो एरर आ रहा था, जो वार्निंग आ रही थी, वो चली गई है। ओके, तो मेथड ओवरलोडिंग क्या होती है? यहाँ पे आपको मैंने लिखा है कि व्हेन अ क्लास हैज 2 और मोर मेथड्स बाय द सेम नेम बट डिफरेंट पैरामीटर्स, उसको मेथड ओवरलोडिंग कहते हैं। तो यहाँ पे देख रहे हो मैंने मैक्स ऑफ नाम का एक फंक्शन यहाँ बनाया है, एक फंक्शन यहाँ पे बनाया है। तो अब जो कंपाइलर होगा, कंपाइल टाइम पर जब इसको प्रोग्राम को आप रन कर रहे होगे तो उसको पता होगा कि कौन सा वाला जो मेथड है वो कॉल करना है। कंपाइल टाइम पे पता होगा कि अच्छा इसको अब ये वाला मेथड कॉल करना है, ये वाला मेथड कॉल करना है। अगर दोनों के जो पैरामीटर्स होते वो सेम होते, सपोज दोनों के इंट वाले पैरामीटर होते, तो उसे समझ नहीं आता कि मुझे इस वाले मेथड को कॉल करना है मैक्स ऑफ या फिर इस वाले मेथड को कॉल करना है। लेकिन अब क्या होगा, मैं ये सारा कोड एक बार उड़ा देता हूँ जो भी लिखा है मैंने।
से हाय भी उड़ा देते हैं। तो यहाँ पे मैंने यहाँ लिखा मैक्स ऑफ, तो ये क्या करेगा, ये वो वाला मैक्स ऑफ वाला फंक्शन उठाएगा जिसके अंदर दो पैरामीटर्स हैं और दोनों के दोनों इंट टाइप करें। तो ये वाला जो फंक्शन है बेसिकली इसको उठाएगा ये। लेकिन अगर मैं कहीं पर लिख देता हूँ कि मैक्स ऑफ, यहाँ लिखता हूँ 5, तो अब यहाँ पे क्या होगा, अब ये वो वाला फंक्शन उठाएगा जिसके अंदर एक फ्लोट वैल्यू पास हो रही है, ठीक है, ये 5 आपकी फ्लोट वैल्यू है, तो उस केस में ये वाला फंक्शन कॉल होगा। आप एक और चीज़ कर सकते हो, आप कमांड क्लिक करो, मतलब कमांड पर होल्ड करो और कमांड या फिर कंट्रोल विंडोज़ में, उसके बाद आप इस पर होवर करोगे तो यहाँ पर देख रहे हो, इस पर क्लिक कर सकते हो आप। इस पर क्लिक करोगे तो आप उस फंक्शन की डिक्लेरेशन पे पहुँच जाओगे। जैसे यहाँ पे क्लिक करोगे तो आप इस फंक्शन की डिक्लेरेशन पहुँच जाओगे। तो ये अपनी अपनी जगहों पे जा रहे हैं। तो यहाँ पे वही एग्जांपल लिया हुआ है मैंने, जैसे कि मैक्स ऑफ, यहाँ पे एक फंक्शन लिखा, यहाँ पर हैं दो पैरामीटर्स इंट ए और इंट बी, यहाँ पर हैं तीन पैरामीटर्स इंट ए, इंट बी, इंट सी, यहाँ पर भी दो पैरामीटर्स है लेकिन दोनों फ्लोट है। बेसिकली आपको पैरामीटर्स चेंज करने हैं। अगर यहाँ पे दो इंट है तो यहाँ पे एक इंट एक फ्लोट, मतलब कुछ भी हो सकता है, दो इंट वाले दोबारा यूज़ नहीं होंगे, ठीक है, सिंपल सी बात ये है। और हाँ एक और बात, ये जो रिटर्न टाइप है ये आपके सिग्नेचर में काउंट नहीं होते। तो अगर आप बोलोगे भैया कि एक बनाऊंगा मैं इंट मैक्स ऑफ जो दो इंट ले रहा है लेकिन रिटर्न कर रहा है इंट, और एक बनाऊंगा मैं एक बनाऊंगा मैक्स ऑफ जो दो इंटीजर ले रहा है लेकिन उसका रिटर्न टाइप है से लेट्स से वॉइड, तो वो सिग्नेचर में काउंट नहीं होगा, वो अभी भी वहाँ पे कंपाइल टाइम एरर आएगा आपका। तो रिटर्न टाइप आपका सिग्नेचर में काउंट नहीं होता, बेसिकली सिर्फ पैरामीटर्स आपके डिफरेंट होने चाहिए। तो ये होता है यार मेथड ओवरलोडिंग। एक और चीज़ आती है, बाद में पढ़ेंगे उसे, मेथड ओवरराइडिंग। तो कई बार इंटरव्यू में पूछ लेते हैं कि ओवरलोडिंग वर्सेस ओवरराइडिंग क्या होता है। तो ओवरराइडिंग बाद में पढ़ेंगे, तब आपको ठीक से समझ आया कि ओवरराइडिंग क्या होता है। फिलहाल ओवरलोडिंग समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो यार एक क्वेश्चन जो काफी बार पूछा जाता है इंटरव्यूज के अंदर जावा से रिलेटेड, कि इस जावा पास बाय वैल्यू और पास बाय रेफरेंस, तो इसके अंदर काफी ज्यादा कंफ्यूजन होती है, क्योंकि प्रिमिटिव डेटा टाइप्स के अंदर आपको लगता है कि पास बाय वैल्यू है, लेकिन जब नॉन प्रिमिटिव की बात आती है, क्लासेस की बात आती है, तो वहाँ पर लगता है कि पास बाय रेफरेंस है। तो एक बार देख लेते हैं, अगर आपको नहीं पता कि पास बाय वैल्यू और पास बाय रेफरेंस से मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, तो इनका मतलब क्या होता है। तो बेसिकली किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर कुछ फंक्शंस होते हैं, उसके अंदर आप पैरामीटर्स पास करते हो। तो वो पैरामीटर्स पास करने के दो तरीके होते हैं, यू कैन इधर पास बाय वैल्यू और पास बाय रेफरेंस, ठीक है। तो पास बाय वैल्यू का मतलब क्या होता है, तो पास बाय वैल्यू का मतलब यहाँ पे लिखा हुआ था, मेथड पैरामीटर वैल्यूज आर कॉपीड टू अनदर वेरिएबल एंड देन द कॉपीड ऑब्जेक्ट इज पास्ड। इसका मतलब क्या है कि जब आपने उसको पास किया, उस पैरामीटर को पास किया, तो उस पैरामीटर के अंदर जो वैल्यूज हैं वो कॉपी होंगी एक दूसरे वेरिएबल के अंदर और वो वैल्यू पास ऑन हो जाएंगी, ठीक है। तो अगर आप समझोगे तो यहाँ पे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ कि, तो एक ये मेमोरी है, इसके अंदर एक इंट ए करके कुछ एक वेरिएबल है, ठीक है, इंट ए। तो इसने मेमोरी के अंदर कुछ जगह ले रखी होगी, ठीक है, और उस जगह के अंदर इसने कुछ वैल्यू डाल रखी होगी, लेट्स से 25 डाल रखी है। तो जब आप बोलते हो कि आपने कुछ फंक्शन बनाया, लेट्स से ये फंक्शन है आपका वॉइड फंक्शन, और ये एक्सपेक्ट करता है एक इंटीजर, लेट्स से बी, और ये इस b के साथ कुछ करेगा। अब तो ये b एक्सपेक्ट कर रहा है, और जब आपने फंक्शन कॉल किया, आपके पास एक इंट a = 25 आपने बना रखा है, और आपने जब इस a को यहाँ पे पास किया, तो यहाँ पे होगा क्या, आपके पास यहाँ पे b देख रहे हो, ये b क्या करेगा, एक अलग एक b बनेगा जिसका स्कोप जो होगा, आपको स्कोप पहले बताया हुआ कि स्कोप जो होता है वो अपने इस ब्लॉक के अंदर ही रहेगा, यहाँ से यहाँ तक, जिसका स्कोप जो होगा वो इस फंक्शन के एग्जीक्यूट होने तक ही रहेगा। एक नया वेरिएबल बनेगा मेमोरी के अंदर। तो इसके अंदर क्या होगा कि जो b वाला एक नया वेरिएबल बनेगा और इसके अंदर जो a की जो वैल्यू थी वो पास ऑन हो जाएगी। तो मतलब इसकी वैल्यू क्या थी, 25 थी, तो ये वैल्यू 25 यहाँ पास ऑन हो गई। तो यहाँ पे एक a अलग पड़ा हुआ है, b अलग पड़ा हुआ है, और इसकी वैल्यू जो है वो यहाँ पास हो गई। तो अब आप इस b के साथ कुछ भी करोगे, लेट्स से b को आपने 25 से हटा के 10 कर दिया यहाँ पे, तो अभी भी जो आप जो वैल्यू चेंज कर रहे हो वो b की वैल्यू चेंज कर रहे हो, ठीक है। b एक अलग मेमोरी में बन चुका है, इसकी वैल्यू इसके अंदर पास ऑन हो चुकी है, एक डुप्लीकेट बन चुका है, ठीक है। तो ये होता है पास बाय वैल्यू। तो अगर आप इस b के अंदर कोई भी चेंजेस करते हो तो वो इस b तक ही रिस्ट्रिक्ट होंगे, वो इस a में आपके रिफ्लेक्ट नहीं होंगे। तो अगर आप यहाँ पे a को प्रिंट भी करोगे बाद में, तो a आपका अभी भी 25 ही प्रिंट होगा, a आपका चेंज नहीं हुआ। जबकि आपने यहाँ पे b = 10 किया तो ये b चेंज हो गया, लेकिन a अभी भी आपका 25 का 25 ही है। तो जावा जो होती है वो पास बाय वैल्यू होती है। तो अगर आपने लेट्स से कुछ भी इंट फ्लोट ये सब जितने भी प्रिमिटिव डेटा टाइप्स हैं, अगर वो सारे के सारे आपने पास किए ऐसे, तो उनकी एक अलग कॉपी बनती है, और उसके बाद इसके अंदर आप जो भी चेंजेस करते हो वो यहाँ पे रिफ्लेक्ट नहीं होता है,
ठीक है। तो पास बाय रेफरेंस का मतलब क्या होता है कि आप एक नई कॉपी नहीं बनाते, यहाँ पे लिखा है एन एलायस और अ रेफरेंस टू एक्चुअल पैरामीटर इज पास टू द मेथड। ठीक है, मतलब कुछ एक अलायस बनता है इसका, या फिर इसका जो रेफरेंस होता है वो पास होता है, इसकी एक अलग कॉपी नहीं बनती। तो उस केस में क्या होगा, यहाँ पे तो नहीं, लेकिन जहाँ पे भी पास बाय रेफरेंस होता है उस केस में क्या होता है कि ये जो एक्चुअल, ये जो मेमोरी में जो ब्लॉक है उसका जो एड्रेस होता है वही पास ऑन हो जाता है। तो अगर आप उसको अब चेंज करोगे तो आप इसी वैल्यू को चेंज करोगे, आपने एक नई कॉपी नहीं बनाई। तो पास बाय वैल्यू और पास बाय रेफरेंस समझ में आ गया। पास बाय वैल्यू के अंदर एक नई कॉपी बनती है, तो जितने भी चेंजेस होते हैं वो सारे उस नई कॉपी में हो रहे होते हैं। पास बाय रेफरेंस के अंदर आप उसी मेमोरी लोकेशन को पास कर रहे होते हो, बेसिकली उसी रेफरेंस को पास कर रहे होते हो। तो जो भी आप चेंजेस कर रहे हो अब उसके बाद वो आप पुरानी वाली वैल्यूज के अंदर ही चेंज कर रहे हो। तो पास बाय वैल्यू और पास बाय रेफरेंस समझ में आ गया। तो जावा जो होती है यार वो होती है पास बाय वैल्यू। जावा इज ऑलवेज पास बाय वैल्यू। तो एक बार कोड में देखते हैं यार कि जावा जो होती है पास बाय वैल्यू क्यों होती है। ठीक है, मूव करते हैं। तो मेथड्स के अंदर एक नई क्लास बनाते हैं इस चीज़ के लिए। ठीक है, पास बाय वैल्यू, इसका नाम दे देते हैं पास बाय वैल्यू। तो सबसे पहले तो एक चीज़ चेक कर लेते हैं। जब भी आपको चेक करना है कि कोई भी चीज़ पास बाय वैल्यू या पास बाय रेफरेंस है, तो उसके लिए एक लिटमस टेस्ट होता है ना, जैसे कि आपका बताता है एसिड या बेस है, वैसे यहाँ पे भी एक लिटमस टेस्ट है जो बता देगा पास बाय वैल्यू है कि पास बाय रेफरेंस है। तो आपको मैंने पहले ही बताया था कि अगर आपको दो नंबर्स हैं उनको स्वैप करना है आपस में, हमने बबल सॉर्ट में देखा था कि दो नंबर स्वैप करना है तो क्या करना होता है, एक टेम्प वेरिएबल बनाते हो आप, उसकी हेल्प से आप स्वैप कर देते हो दो नंबर्स को। वैसे एक स्वैपिंग का फंक्शन बनाते हैं यहाँ पे, जो कुछ नहीं करेगा, दो नंबर लेगा और उनको स्वैप कर देगा। तो इसके अंदर हम दो नंबर पास करेंगे, इंट ए और इंट बी। ठीक है, फिर हम क्या करेंगे, एक टैम्प बनाएंगे जिसके अंदर डाल देंगे ए और ए के अंदर डाल देंगे बी। ये स्वैप कैसे काम कर रहा है, अगर आपको समझ नहीं आया तो आप वो वाली वीडियो देख सकते हो जिसमें बबल सॉर्ट वाली में, उसके अंदर बताया हुआ है कि ये टैम्प स्वैप कैसे काम कर रहा है। तो अगर आप स्वैप के अंदर अगर दो वैल्यू डालोगे ए और बी तो वो स्वैप हो जानी चाहिए। देखते हैं। तो यहाँ पर जैसे इंट सी इक्वल्स टू 34 था और इंट डी इक्वल्स टू जैसे 12 है, और इसके ऊपर स्वैप फंक्शन लगा देते हैं सी और डी के ऊपर। ठीक है, ओके, इसको स्टैटिक बनाना पड़ेगा। उसके बाद इनको प्रिंट करके देखते हैं सी और डी को। तो यहाँ पे हुआ क्या यार, मैंने क्या किया, सी और डी नाम के दो वेरिएबल बनाए। मेरी मेमोरी के अंदर सी और डी नाम के दो वेरिएबल हैं, ये मेरी मेमोरी है, यहाँ पे एक सी वेरिएबल एक डी वेरिएबल होगा। उसके बाद मैंने क्या किया, स्वैप फंक्शन कॉल किया। तो स्वैप फंक्शन में मैंने आपको बता दिया जावा जो होती है वो पास बाय वैल्यू होती है। तो सी की एक अलग कॉपी बन जाएगी और डी की एक अलग कॉपी बन जाएगी और वो कॉपी पास ऑन होगी। ठीक है, अगर इसको यहाँ देखें तो आपका ये सी है, ये डी है, ये सी है, ये डी है, इसके अंदर कुछ कुछ वैल्यूज़ हैं। तो सी की एक अलग कॉपी बन जाएगी यहाँ पे और डी की एक अलग कॉपी बन जाएगी, और सी के अंदर जो वैल्यू है 34 और डी के अंदर जो वैल्यू है 12 वो इनके अंदर चली जाएगी। 34 और 12 जैसे फंक्शन कॉल हुआ तो ये है आपका ए, ये है आपका बी। तो आपने जो ऑपरेशन किया इस फंक्शन के अंदर, स्वैप वाला फंक्शन जो है वो जो ऑपरेशन होगा वो यहीं पे काम करेगा सिर्फ। तो मतलब इसका क्या है कि जब आपने इसको स्वैप किया तो ये हो जाएगा बी और ये हो जाएगा आपका ए, मतलब रेफरेंस चेंज नहीं होगा बेसिकली, ये तो अभी भी ए और बी ही रहेंगे। इनके अंदर की जो वैल्यूज़ हैं वो आप स्वैप कर दोगे, तो ये हो जाएगा 12 और ये हो जाएगा 34। लेकिन यहाँ पे स्वैप कर देने से क्या यहाँ पे वैल्यू आपकी स्वैप हो गई? नहीं हुई, यहाँ पे अभी भी आपकी 34 और 12 ही पड़ी हुई है। ठीक है, तो यहाँ से आपको पता चलता है कि हाँ ये पास बाय वैल्यू है। अगर पास बाय रेफरेंस होता तो यहाँ पे चेंज करने के साथ साथ यहाँ भी वैल्यू चेंज हो जाती, क्योंकि आप उसी वैल्यूज़ के अंदर चेंज कर रहे हो। मतलब इससे पता चला कि एक अलग कॉपी बन रही है, उसके साथ आप खेल रहे हो, आप पुरानी वाली कॉपी के साथ कुछ छेड़छाड़ नहीं कर रहे हो। अगर इसे हम रन करते हैं तो देखते हैं अभी भी सी और डी की वैल्यू क्या है, सी की वैल्यू है 34 और डी की वैल्यू है 12। ठीक है, तो यहाँ से आपको पता चलता है कि हाँ ये पास बाय वैल्यू है। तो बेसिकली ये तो था यार आपका प्रिमिटिव डेटा टाइप वाला केस, लेकिन कई बार आपके नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप होते हैं, उनको पास करते हो आप, तो देखते हैं थोड़ा वहाँ पर बच्चे कन्फ्यूज होते हैं। तो लेट्स से एक क्लास बनाता हूँ मैं, तो एक क्लास यहाँ बना लेता हूँ। क्लास बनाई मैंने डॉग। ठीक है, डॉग क्लास बनाई, उसके अंदर एक इंट ए इक्वल्स टू इंट ए करके, उसके अंदर एक इंट ए नहीं, लेट्स से लेग्स कह लेते हैं।
ठीक है। तो डॉग क्लास है, उसके अंदर एक लेग्स करके एक स्टेट है उसकी कि इसके अंदर कितने डॉग से कितने लेग्स हो सकते हैं। ओके, तो ये सी और डी फिलहाल के लिए मैं यहाँ से हटा देता हूँ। ठीक है, इनको मैंने वो कर दिया, कमेंट कर दिया। तो एक दूसरा स्वैप फंक्शन आता है जो कि इस बार डॉग एक्सपेक्ट करेगा। तो यहाँ पे ओवरलोडिंग हो रही है, डॉग ए एंड डॉग बी। तो ये डॉग्स को स्वैप करेगा। तो डॉग को स्वैप करना है तो आपको यहाँ पे इंट नहीं बनाना पड़ेगा, उसको डॉग बनाना पड़ेगा। डॉग टेम्प इक्वल्स टू ए इक्वल्स टू बी एंड बी इक्वल्स टू टेम्प। ठीक है, और आपने यहाँ पे दो डॉग बना लिए, डॉग सी इक्वल्स टू न्यू डॉग एंड डॉग डी इक्वल्स टू न्यू डॉग। ठीक है, ये दो डॉग बन गए आपके। अब यहाँ पे आपने स्वैप कॉल कर दिया, सी एंड डी पास कर दिया आपने यहाँ पे। उसके बाद आपको चेक करना क्या ये अभी स्वैप हुए या नहीं हुए। तो उसके लिए आप क्या करोगे, सी के लेग्स बोल दोगे कि सी के जो लेग्स थे 4 थे और डी के जो लेग्स थे लेट्स से 3 थे। तो स्वैप करने के बाद जो सी और डी के जो लेग्स थे वो मतलब स्वैप हो जाएंगे, तो इनके लेग्स भी स्वैप हो जाएंगे। अगर मैं यहाँ पे प्रिंट करूँगा सी डॉट लेग्स एंड डी डॉट लेग्स, तो यहाँ भी सेम केस होना चाहिए जैसा पहले हुआ था, और वही होगा भी। इसको हम रन करेंगे तो सी के लेग अभी भी 4 हैं और डी के लेग अभी भी 3 हैं। तो यहाँ पे क्या हुआ, तो यहाँ अब थोड़ा चेंज आ जाएगा। जब आपकी प्रिमिटिव डेटा टाइप्स की बात होती है तो आपकी एक नई कॉपी बनती है और वो पास हो रहा होता है। लेकिन जब नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप की बात होती है, बेसिकली क्लास की बात हो रही होती है, वहाँ भी पास बाय वैल्यू ही होता है। लेकिन जो चीज़ पास हो रही होती है वो एक्चुअली उस ऑब्जेक्ट का रेफरेंस पास हो रहा होता है। ठीक है, ये थोड़ी डाइजेस्ट करने वाली बात है कि ये एक डॉग था, ये एक डॉग था जो मैंने इनिशियली बनाया था। ठीक है, ये सी डॉग है और ये डी डॉग है। तो जब मैंने इनको पास किया फंक्शन के अंदर, तो मैंने एक्चुअली क्या पास किया, मैंने इस का जो रेफरेंस है वो पास कर दिया। तो इसका रेफरेंस था ये, ऐसे ही ए के अंदर ये रेफरेंस पास हो जाएगा। ठीक है, और बी के अंदर ये रेफरेंस पास हो जाएगा। तो जावा जो होती है वो पास बाय वैल्यू होती है, बट जब नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप्स की बात हो रही होती है तो उस केस में जो वैल्यू पास होती है वो एक्चुअली उस ऑब्जेक्ट का रेफरेंस पास हो रहा होता है। ठीक है, तो अब क्या होता है, अब ए है ये, बी है ये, आपने क्या किया, टैम्प बनाया। ठीक है, और टैम्प को बोल दिया आपने ए, फिर ए को बोल दिया आपने बी और बी को बोल दिया आपने टैम्प। तो आपने क्या किया, ए का रेफरेंस अब ये नहीं रहा, अब आपने इसका ए का रेफरेंस ये कर दिया और बी का रेफरेंस आपने ये कर दिया। अपने फंक्शन के अंदर आपने रेफरेंस एक्सचेंज कर दिए। ठीक है, अपने फंक्शन के अंदर तो आपने रेफरेंस एक्सचेंज कर दिए, लेकिन सी का रेफरेंस तो अभी भी ये वाला ऑब्जेक्ट और डी का रेफरेंस तो अभी भी यही पुराना वाला ऑब्जेक्ट है। तो जब आप इनको प्रिंट करते हो तो इनका रेफरेंस अभी भी अपनी अपनी जगह पर ही है। ठीक है, तो सी और डी अभी भी वही वाले ऑब्जेक्ट को ही रेफरेंस कर रहे हैं। आपने बेसिकली ए और बी जो नए आपने वेरिएबल्स बनाए थे उनके रेफरेंस को चेंज कर दिया है। तो आई होप यहाँ से आपको समझ में आएगा कि हाँ भाई ये कैसे पास बाय वैल्यू हो रहे हैं। एक और चीज़ आपको पता चल गया कि यहाँ पे एक नई कॉपी नहीं बन रही है, तो आप इस रेफरेंस से भी इस वैल्यू को चेंज कर सकते हो। तो वो पुरानी वाली वैल्यू ही चेंज होगी। जैसे यहाँ पे नई कॉपी बन रही है तो आप इनको चेंज कर रहे हो तो पुरानी वाली वैल्यू को कुछ फर्क नहीं पड़ रहा ना, लेकिन यहाँ फर्क पड़ेगा क्योंकि आप इसके जो रेफरेंस है उसकी वैल्यू पास कर रहे हो। तो बेसिकली यार मैं क्या कहना चाहता हूँ कि सपोज आपने एक फंक्शन बनाया जिसके अंदर आप वैल्यू चेंज कर रहे हो। ठीक है, ऑब्जेक्ट की वैल्यू चेंज कर रहे हो, तो वो वैल्यू जो चेंज होगी वो एक्चुअल जो आपने ऑब्जेक्ट पास किया था उसके अंदर भी रिफ्लेक्ट होगी। एक जैसे एक फंक्शन आता है स्टैटिक वॉइड चेंज डॉग करके, इसके अंदर डॉग पास करते हैं। तो अगर हम अब इस डॉग की जो लेग्स हैं, लेट्स से ये कोई अलग ही टाइप का डॉग है, म्यूटेट हो चुका है, इसके लेग्स हैं अगर 6 हो गए, तो अब क्या होगा, ये जो मैंने डॉग पास किया है ना, इसका अब इसको रेफरेंस मिल चुका है। ठीक है, ये डॉग जो पास हुआ है, तो ये जो वैल्यू जो चेंज होगी ये इस वाले डॉग की वैल्यू चेंज होगी। इसको हम कॉल करके देखते हैं। तो ये जो सॉप वाला है इसको अगर हम हटा देते हैं फिलहाल के लिए। ठीक है, इसको मैं हटा देता हूँ। तो एक डॉग बनाते हैं, डॉग ए इक्वल्स टू न्यू डॉग
और ए डॉट लेग्स मैंने डिसाइड कर दिया 4 है, ठीक है, ए के लेग्स हैं 4। लेकिन उसके बाद मैं चेंज डॉग कॉल कर देता हूँ, इसके अंदर मैं अपना ए पास कर देता हूँ, ए वाला डॉग। तो अब क्या होगा, चेंज डॉग क्या करेगा, ये जो मैंने डॉग पास किया है उसके लेग्स को 4 से 6 कर देगा। तो अगर मैं यहाँ पे प्रिंट करूँगा ए डॉट लेग्स तो देखते हैं क्या होता है, ए के लेग्स 4 से 6 हो गए। तो यहाँ पे हुआ क्या, तो यहाँ पे हुआ क्या यार कि जैसे आपने एक डॉग बनाया ए डॉग ए इक्वल्स टू न्यू डॉग, तो आपको बता देता है ये न्यू कीवर्ड बनते ही मेमोरी के अंदर एक स्पेस बन जाता है और ये स्पेस आपके इस ए को रेफरेंस है कि ये यहाँ पर होगा स्पेस, और इसके अंदर जो लेग्स होंगे वो आपने डिसाइड किए थे 4। लेकिन जैसे ही आपने इसको इस का जो रेफरेंस है, इसकी जो वैल्यू अगर आपने जैसे ही फंक्शन में पास की तो क्या होगा, एक नया वेरिएबल बना जिसका मैंने यहाँ पे नाम रखा हुआ है डॉग, फंक्शन के अंदर डॉग नाम रखा हुआ है, उसको मिल गई, ठीक है। अब डॉग भी इसी को पॉइंट कर रहा है, ठीक है, पहले ए भी पॉइंट कर रहा था, अब डॉग भी इसी को पॉइंट कर रहा है। अब अगर आप डॉग की वैल्यू को चेंज करते हो तो अब मैंने यहाँ पर लिख दिया डॉग डॉट लेग्स इक्वल टू 6। तो अब क्या होगा, क्योंकि ये डॉग इसको पॉइंट कर रहा है तो इसलिए जो वैल्यू चेंज होगी यहाँ पे इस लेग की वैल्यू 4 से 6 हो जाएगी, ठीक है। पहले वैल्यू 4 थी, अब वैल्यू 6 हो जाएगी। तो अब अगर आप प्रिंट करोगे ए के भी लेग्स भी प्रिंट करोगे तो ए के लेग्स भी चेंज हो चुके हैं, ठीक है। तो यहाँ आई होप समझ में आ गया होगा आपको पूरा कि स्वैप करते हैं तो रेफरेंस स्वैप हो रहा है, ठीक है। और जब आप इसके अंदर चेंजेस कर रहे हो तो क्योंकि आपको इस पुराने वाले ऑब्जेक्ट का ही रेफरेंस मिला हुआ है तो आप इस पुराने वाले ऑब्जेक्ट को ही चेंज कर रहे हो। समझ में आ गई यहाँ पे बात। तो पास बाय वैल्यू ही होता है, प्रिमिटिव के केस में आपकी एक नई स्टोरेज बनती है और वो वैल्यू आपकी पास होती है। लेकिन जब नॉन प्रिमिटिव्स की बात होती है तो वहाँ पे जो वैल्यू पास होती है वो उस ऑब्जेक्ट का रेफरेंस पास होता है, ठीक है। ये समझ में आ गया। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है, काफ़ी बच्चे इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं कि जावा पास बाय वैल्यू है या फिर पास बाय रेफरेंस है। इसके अंदर इंटरव्यूअर्स उन्हें अगर उन्हें पता भी होता है पास बाय वैल्यू होता है तब भी उसको फंसा देते हैं कि ऐसे ऐसे हो रहा है तो बताओ अब कैसे रहा ये पास बाय वैल्यू, ठीक है। तो आई होप आप समझ चुके हो कि पास बाय वैल्यू कैसे होता है। तो इसके साथ यार खत्म करते हैं मेथड्स को। आने वाली वीडियोस में ऊप से कुछ और भी कंसेप्ट्स के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तब तक के लिए यार आपको जो क्वेश्चंस मिले हुए हैं एरेज और स्ट्रिंग्स के GFG पे आपको जो करने हैं या फिर हैकर रैंक हैकर अर्थ में जो करने हैं उनको प्रैक्टिस करते रहें, ठीक है। तो आज के लिए इतना यार, बाद में मिलेंगे, ठीक है, बाय।